चैप्टर 10। ये सुनते ही कबीर काव्या की ओर देखने लगता है, जो एक कोने में खड़े होकर रोने की एक्टिंग कर रही थी। कबीर उसके पास जाता है और उससे कहता है, काव्या, रवि ने बताया कि तुमने जेल वाला मामला हैंडल करने का चार्ज लिया था। आखिर हुआ क्या था? ये सुनकर काव्या शॉक रह गई, वह और ज्यादा रोने लगी और घुटनों पर बैठकर कबीर से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कबीर भाई, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सिया को जेल जाना पड़ा, सबका कारण मैं ही हूँ। वह इतना ज्यादा रोने लगी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस नहीं ले पा रही हो और कभी भी बेहोश हो सकती है। मैं सिया से मिलने जेल में गई थी। मैंने वहाँ ऑफिसर्स को पैसे भी दिए थे और सिया का ख्याल रखने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे और भी ज्यादा पैसों की डिमांड। जब मैंने मना कर दिया तो वह मुझे भी जेल में डालने की धमकी देने लगे। मैं बहुत डर गई थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने उन लोगों को अपना कार्ड तक दे दिया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं उसके बाद सिया से मिलने भी नहीं गई और ना ही मैं तुम्हें बता पाए। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से सिया को इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो कि सब मेरी गलती है। ये कहते हुए वो आंखें बंद करके फर्श पर गिर गई। काव्या को ऐसे देखकर सब उसकी ओर दौड़ पड़े। वीर ने उसे गोद में उठाया और सोफा पर लिटा दिया। वहीं शिवान उसके ऊपर पानी छिड़क रहा था तो सुप्रिया जी उसके पैरों से उसके सैंडल निकालने लगी। सीढ़ियों से ऊपर सिया मल्होत्रा परिवार में चल रहे इस मूवी सीन को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रही थी। वो तो वहाँ पानी लेने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था यहाँ आकर उसे एक गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वीर ने जब देखा काव्या को होश नहीं आ रहा है तो उसने कबीर को अस्पताल में फ़ोन करने को कहा और काव्या को लेकर उसके रूम में जाने लगा। तभी सामने सीढ़ियों पर सिया दिखाई दी, जिसे देखते ही उसके कदम रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, सामने से हट जाओ। सिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर वीर साइड से काव्या को लेकर उसके रूम में चला गया। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर आ गया। ये वही डॉक्टर था जो सिया की तबीयत खराब होने पर आता था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और इंजेक्शन देकर चला गया। कुछ दिन बाद काव्य को होश आ गया। होश आने के बाद भी वो बेतहाशा रोने लगी, जिसे देख पूरा परिवार उसे कंफर्ट देने लगा। काव्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, शिवान ने कहा। नहीं भाई, मुझे सिया से माफ़ी मांगनी है, मैंने उसके साथ गलत किया है। ये कहते हुए वह पेट से उठने लगी। तभी वीर ने उसे रोक दिया और कहा, शांत हो जाओ काव्या, तुम यहीं रुको, मैं सिया को यहीं लेकर आता हूँ। ये कहकर वह सिया के रूम में जाने लगा। रूम में सिया अभी वॉशरूम से स्वर लेकर आई थी और वह सोने के लिए जाने ही वाली थी। तभी उसके रूम के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। सिया आज बहुत थक गई थी और उसे नींद आ रही थी। दरवाजे पर नॉक की लगातार आ रही आवाज़ सुनकर वह इरिटेट हो रही थी। सिया ने न चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया तो सामने सीन गुस्से में खड़ा हुआ था। इतनी देर कैसी लग गई दरवाजा खोलने में? ये कहते हुए वो सिया को गुस्से में घूमने लगा और आगे बोला, चलो काव्य को तुमसे मिलना है अभी। ये कहकर वो जाने लगा। कुछ कम लेने के बाद जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे सिया दिखाई नहीं दी, तो वो वापस दरवाजे के पास आया और उस पर भड़कते हुए बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? काव्या तुमसे मिलना चाहती है। यह सुनकर सिया मुस्कुराने लगी और बोली, तो इसमें मैं क्या करूं? एक पल के लिए तो वीर शॉक रह गया। उसे भी सिया के इस इंडिफरेंट व्यवहार की आदत नहीं थी। उसने भी हमेशा सिया को अपने आगे पीछे भागते हुए ही देखा था। वीर कुछ कहने वाले था, तभी कबीर जो थोड़ी देर पहले बताया था वो उसे याद आ गया। फिर उसने अपनी दबी हुई आवाज में कहा,
मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये सब काव्या ने जानबूझकर नहीं किया था। तुम जानती हो जब से काव्या को तुम्हारे बारे में पता चला है वो कितना रो रही, वो तो बेहोश तक हो गई थी रोते रोते। सिया को मल्होत्रा परिवार के बारे में अच्छे से पता चल गया था, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए वो लोग काव्या की ही साइड लेंगे। काव्या ने थोड़ी सी रोने की एक्टिंग की और पूरा परिवार उसे कंफर्ट देने के लिए पहुंच गया। क्या उन लोगों को पता है सिया कितनी बार मौत के मुंह से वापस आई थी? क्या वह लोग जानते हैं कि सिया को कितना कुछ कहना पड़ा था, जेल में उसके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ था, उसे एक जानवर के जैसा ट्रीट किया गया था वहां पर। तभी वीर ने कहा, देखो सिया, काव्या तुम्हारी भी बहन है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? तभी सिया ने उसे अपनी ठंडी निगाहों से घूर कर देखा। वीर के आगे के शब्द उसके गले में ही सब गए। तभी काव्या भागती हुई सिया के पास आई, उसके पीछे पीछे सुप्रिया और शिवान भी थे। काव्या सीधे जाकर सिया के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो सिया, तुम चाहो तो मुझे मार लो, जो चाहे वह कर लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। सिया तो अपने सामने चल रहे नाटक को एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देख रही थी। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देख वीर चिल्लाते हुए बोला, उसने कहा ना, ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। ये सब तुम्हारे उस जुआरी फादर की वजह से हुआ है। तुम काव्या को ब्लेम क्यों कर रही हो? तभी कबीर ने भी कहा, सिया, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये सब नहीं होने देता, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल करता, लेकिन उस समय में बहुत ज़्यादा बिजी था। तभी सुप्रिया भी रोते हुए बोली, सिया प्लीज़ काव्या को ब्लेम मत करो। नहीं, मुझे ब्लेम करो, सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं तुमसे मिलने की जिद करती, ना मैं डरती, ना ही यह सब कुछ होता, काव्या ने फिर से रोते हुए कहा। तभी शिवान बोला, नहीं काव्य, ये सब तुम्हारी नहीं, मेरी वजह से हुआ है। काश तुम्हारी जगह में गया होता तो ये सब नहीं होता। सिया तो अभी भी कुछ नहीं बोली। तब शिवान इरिटेट होते हुए बोला, सिया, काव्य पहले ही तुम्हारे पैरों में पड़कर तुमसे माफ़ी मांग रही है, इससे ज़्यादा तुम क्या चाहती हो? सिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था वह लोग उसे माफ़ी मांग रहे हैं या फिर उसे ब्लेम करने आए हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक जेल से निकलकर वह दूसरी जेल में पहुंच गई हो। अरे, जेल में कम से कम कैदियों के पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार मिलने तो आता है, लेकिन उसका तो इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद कोई भी इन 3 सालों में एक बार भी देखने नहीं आया था। उसका सिरदर्द उन सब की बातों को सुनकर बढ़ने लगा और अंत में जब उसे बर्दाश्त ना हुआ तो उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। ये सुनकर सब शांत हो गए, यहाँ तक कि काव्या भी, जो थोड़ी देर पहले किसी के कहने पर भी शांत नहीं हो रही थी। सिया की नज़र काव्या पर चली गई और वो उससे बोली, तुमने कहा तुम माफ़ी मांगना चाहती हो, जिसके लिए तुम कुछ भी करोगी, राइट? ये सुनकर एक पल के लिए तो काव्या सकपका गई। फिर सब कट देखते हुए बोली, हसिया, तुम जो कहोगी मैं करूँगी, लेकिन बस मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, जो जाकर कुछ सांप और बिच्छू खरीद कर लेकर आओ और एक रात उनके साथ एक रूम में रहकर दिखाओ। ये सुनकर सब शौक होकर सिया को देखने लगे हैं। काव्या का तो डर के कारण बुरा हाल हो गया था। तभी कबीर और वीर दोनों सिया पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम काव्या को डराकर मारना चाहती हो? ये सुनकर सिया के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, नहीं, मैं डरा नहीं रही। वो तो उसे वो एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ जो मुझे इन 3 सालों में हर दिन हर रात मिला है। ये सुनकर फिर एक बार उस कमरे में शांति पसर गई। वो सब शौक थे। अब उन लोगों कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वहीं सिया का सिरदर्द कर रहा था, अब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी।
उसने कहा, मुझे परेशान करना बंद करो और हाँ स्पेशली यू। सिया ने काव्या की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। ये कहकर सिया ने सबको दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर के लिए तो मल्होत्रा परिवार अपनी जगह जम गया। वहीं सुप्रिया तो डर से कम रही थी। मतलब क्या था उसका? क्या हुआ था उसके साथ वहाँ? क्या उसे सच में सांप और बिच्छू? वहीं कबीर के हाथ की मुट्ठियां बन गई थी। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सुप्रिया से कहा, मॉम कल मैं खुद वहां जाऊंगा। सिया पूरी रात ठीक से नहीं सो पाए। पिछली रात के ड्रामे के बाद पूरी रात उसे बुरे बुरे सपनों ने घेर रखा था, जिस कारण उसकी पूरा शरीर ठंडा हो रखा था। जब वो नीचे आए तो उसे वहां मल्होत्रा परिवार के अभी सदस्य मिले सिवाय काव्या के, लेकिन वहां किसी की भी हिम्मत सिया की आंखों में देखने की नहीं हो रही थी। सिया को भी इन सब की कोई परवाह नहीं थी। जब तक वह लोग उससे दूरी बनाए रखें तब तक सिया के लिए अच्छा था। वह अपना सारा फोकस सिर्फ अपनी रिसर्च को देना चाहती थी। डाइनिंग टेबल पर सब शांत थे और सिया को ब्रेकफास्ट कैरेट हुए देख रहे थे, लेकिन सिया को उनकी नज़रों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उसने खाना फिनिश कर लिया तभी शिवान भी खड़ा हो गया और बोला, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, चलो सिया मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सिया ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं और उसे मना कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, मेरी मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है आज। ये कहकर वह अस्पताल के लिए निकल गई। वहीं उसे ऐसे बिना कुछ कहे जाते हुए देख पूरी फैमिली शांत थी। तभी वीर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, भाई मैं भी अपनी मीटिंग कैंसिल करके आपके साथ चल रहा हूँ। मुझे कल रात की बात पर विश्वास नहीं रहा है। तभी शिवान बोला, मैं भी चल रहा हूँ। कबीर ने हाँ कहा। वह तीनों वहाँ से साथ में निकल गए। फासिया हॉस्पिटल पहुँच गई थी। आज वह अपनी दादी के लिए उनका फेवरेट केक लेकर आई थी। वो जैसे ही वार्ड में आए तो उसका मूड खराब हो गया। सामने मोहन खड़ा था, वह बहुत गुस्से में था और दादी पर चीखते हुए बोल रहा था, क्या मतलब पैसे नहीं है? वह लड़की तुमसे इतना प्यार करती है, अगर तुम कहोगी तो वो तुम्हें पैसे जरूर देगी। मैंने चेक किया है, ये हॉस्पिटल जिसमें तुम हो वह बहुत ज़्यादा महंगा है और उसने सारा पेमेंट पहले ही कर दिया है। वही दादी माँ आंखें बंद करके मोहन को इग्नोर कर रही थी। यह देखकर मोहन को और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने फिर से सीखते हुए कहा, तुम क्या सोचती हो लड़की वापस आ गई है तो वह तुम्हें बचा लेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते हुए वह दादी माँ को जमीन पर खींचने वाला ही था कि तभी एक हाथ में उसका कॉलर पकड़कर दूर कर दिया। मोहन दूसरी ओर जाकर गिरा कि जैसे ही अपनी जगह से उठा, सिया को गुस्से में देखकर उसे घूरने लगा। उसने सिया से कहा, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हारी दादी और तुम्हारी माँ दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। वहीं कोने में कीर्ति भी खड़ी थी, जिसे अपना सर हमेशा की तरह झुकाया हुआ था। यहाँ तक कि जब मोहन ने दादी को करने के लिए हाथ उठाया था तब भी कीर्ति ने एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा था। सियानी फिर एक बार मोहन को उसकी कॉलर से पकड़ा और उसे वार्ड से बाहर देखते हुए कहा, अगर तुमने एक बार और मेरी दादी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। यह कहते हुए सिया की आंखें ठंडी और उसके अंदर से एक अलग ही और निकल रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह धमकी नहीं दे रही है बल्कि हकीकत बोल रही है, जिसे सुनकर मोहन भी डर गया था। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहेगा अगला चैप्टर और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी।